हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखा गया है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो ये जो आज का टॉपिक होने वाला है आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में बताने और समझाने वाले हैं। तो अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ आज का हम ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अपने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम यहाँ पर होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो इस टॉपिक के नाम से यहाँ पर आप सभी लोग को अच्छी तरह से क्लियर होता है कि सेल के अंदर का जो प्रतिरोध होता है उसी प्रतिरोध को यहाँ पर हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम यहाँ पर क्या करते हैं विद्युत परिपथ के अंदर में स्मॉल आर से निरूपित करते हैं। तो यही जो आपका यहाँ पर स्मॉल आर होता है इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को यहाँ पर हम बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से परिभाषित करके आने वाले हैं, इसकी परिभाषा क्या होने वाली है, इसके बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध और इसकी परिभाषा में आपको बताया जा रहा है किसी सेल में उपस्थित जो विद्युत अपघट होते हैं, जिसको आप सभी लोग यहाँ पर केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं रासायनिक पदार्थ, या आप सभी लोग कहते हैं रासायनिक घोल। तो यही जो आपका रासायनिक पदार्थ होता है, रासायनिक घोल होता है, इसी को हम क्या कहते हैं विलयन कहते हैं। तो आगे यहाँ पर इसके बारे में लिखा गया है द्वारा विद्युत धारा के रास्ते में जो अवरोध उत्पन्न होता है। तो आगे यहाँ से आपको लिखा गया है सेल के इसी गुण को हम क्या कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम यहाँ पर क्या करते हैं स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसकी परिभाषा के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं और यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अवरोध का मतलब क्या होता है कि विद्युत धारा के मार्ग में जो भी रुकावट उत्पन्न की जाती है उसी रुकावट को हम क्या कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसके परिभाषा के बारे में बेसिक पॉइंट और बेसिक कंसेप्ट के साथ में अच्छी तरह से अध्ययन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने इस इम्पॉर्टेंट फिगर के बारे में और इस इम्पॉर्टेंट फिगर के माध्यम से आप सभी लोग को इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में बताने वाले हैं, जो आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी डेरिवेशन को यहाँ पर हम वन बाय वन करके अच्छी तरह से समझाने और बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं अपने इस इम्पॉर्टेंट फिगर के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपका फिगर होता है इसी फिगर को हम क्या कहते हैं विद्युत परिपथ का फिगर कहते हैं, जो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर आप जानते हैं कि जो बाहर का परिपथ होता है वो हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिखा रखे हैं और जो अंदर का परिपथ होता है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक डिब्बे के अंदर में दिखा रखा है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझना है कि बाएं परिपथ क्या होता है और आंतरिक परिपथ क्या होता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पर ब्लैक कलर का डैश डैश करके यहाँ पे डिब्बा बना हुआ है, इस डिब्बे के अंदर में जो पूरा सिस्टम आपको दिखाया गया है इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं आंतरिक परिपथ कहते हैं। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस डिब्बे के बाहर का यहाँ पर जो पूरा सिस्टम दिखाया गया है इसी पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं बाह्य परिपथ कहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाती है कि डिब्बे के अंदर का जो पूरा सिस्टम होता है इसे हम क्या कहते हैं आंतरिक परिपथ कहते हैं और इसके बाहर का यहाँ पर जो पूरा सिस्टम दिखाया गया है उसे हम क्या कहते हैं बाह्य परिपथ कहते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग को आंतरिक परिपथ और बाह्य परिपथ से रिलेटेड आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस पूरे परिपथ के अंदर हमने किस किस डिवाइस का यूज़ किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा आंतरिक परिपथ होता है इस आंतरिक परिपथ के अंदर में आप सभी लोग का एक छोटा सा प्रतिरोध होता है, जिस प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, उसे हम स्मॉल आर से दिखाते हैं। ये आपका क्या होता है सेल का विद्युत वाहक बल होता है, जिसको यहाँ पर हम क्या करते हैं कैपिटल ई से दिखाते हैं। तो इस केस में आप जानते हैं सेल पर क्या होते हैं दो टर्मिनल होते हैं, एक आपका पॉजिटिव होता है एक आपका निगेटिव होता है। पॉजिटिव वाली प्लेट से यहाँ पर क्या होती है
धारा का प्रवाह होता है, जिस धारा के प्रवाह को यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्मॉल आई से निरूपित करते हैं। तो ये जो आपका यहाँ पर स्मॉल आई होता है इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, जिसके बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो आपका बाएं परपथ है उस बाएं परपथ में आपका एक प्रतिरोध लगा हुआ है, जिस प्रतिरोध को यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैपिटल आर से दिखाते हैं। तो इस प्रतिरोध के यहाँ पर क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, जिनको यहाँ पर हम क्या कहते हैं, टर्मिनल ए कहते हैं, दूसरे को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, टर्मिनल बी कहते हैं। तो इस प्रकार से धारा यहाँ पर चलती है और इस पूरे परिपथ के अंदर में विद्युत धारा आई क्या होती है, प्रवाहित होती है। अब आपको इसके तीसरे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में अच्छी तरह से करना है कि अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बाएं परपथ और आंतरिक परपथ में कि जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस विद्युत धारा का मान यहाँ पर क्या अलग अलग होता है कि एक जैसा होता है। तो यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना है कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बाएं परपथ और आंतरिक परपथ की, तो दोनों परपथ में जो बहने वाली धारा होती है इस धारा आई का मान क्या होता है, दोनों परपथ के अंदर में एक जैसा होता है। अगर बाएं परपथ में आपकी धारा 2 एम्पीयर की चल रही है तो इस पूरे परिपथ के अंदर में जो धारा बहेगी वो 2 एम्पीयर की चलेगी। मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बाएं परपथ और आंतरिक परपथ में जो बहती हुई धारा होती है उस धारा का मान क्या होता है, समान होता है, धारा के मान में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं अपने सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेशन के बारे में, जिसका टॉपिक यहाँ पर होता है बाएं परिपथ में जो आपका कैपिटल आर लगा होता है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, के सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है उस विभवांतर को यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैपिटल भी से दिखाते हैं, जिसके बारे में आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस टॉपिक में अच्छी तरह से अध्ययन किया है टर्मिनल विभवांतर के अंदर में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा यहाँ पर प्रतिरोध लगा हुआ है बाएं परपथ में जिसको हम कैपिटल आर से दिखाते हैं, इनके सिरों के मध्य यहाँ पर कितना विभवांतर उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसके सिरों के मध्य जो आपका विभवांतर दिखाया गया है उस विभवांतर को यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैपिटल भी से दिखाते हैं, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखा रखे हैं। तो यहाँ पर आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो हमारी बैटरी होती है जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, इसके पास भैया क्या होती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होती है वो बैटरी के पास होती है और यही बैटरी क्या करती है, इस पूरे परिपथ के अंदर में धारा का प्रवाह करती है। तो आप सभी लोगों ने उस टॉपिक के अंदर में अच्छी तरह से अध्ययन किया है कि अगर हमें धारा का मान पता चल जाए और यहाँ पर जो परिपथ में लगा हुआ आपका डिवाइस है उस डिवाइस का मान पता चल जाए तो हम क्या करते हैं, ये जो बहने वाली धारा आई होती है और यहाँ पर जो आपका प्रतिरोध आर होता है, अगर हम इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो इन दोनों टर्मिनलों के मध्य जो आपका विभवांतर उत्पन्न होता है उस विभवांतर का मान बड़े ही आसानी से मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप जानते हैं कि ये जो आंतरिक परिपथ होता है इस परिपथ में भी जो विद्युत धारा बह रही है उस विद्युत धारा आई का मान क्या होता है, एक जैसा होता है। तो इसके अंदर में एक छोटा सा प्रतिरोध लगा है जिस प्रतिरोध को यहाँ पर हम स्मॉल आर से दिखाते हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी बहने वाली धारा आई है और यहाँ पर जो प्रतिरोध आर होता है इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो इस प्रतिरोध पर जो उत्पन्न होने वाला विभवांतर होगा उसका मान मिल जाएगा। तो इन दोनों विभवांतर को अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो आपका विद्युत वाहक बल होता है इसके क्या आ जाएगा, यहाँ पर बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बाएं परपथ में जो हमारा लगा हुआ प्रतिरोध है इसके सिरों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर होता है उस विभवांतर की हम गणना करते हैं। तो यहाँ पर हम इसी चीज को लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है जो हमारा विद्युत वाहक बल होता है जिसको हम कैपिटल ए से दिखाते हैं। तो E इक्वल टू यहाँ पर हम लिखा है जो हमारे बाएं परपथ में लगा हुआ प्रतिरोध है जिसको हम कैपिटल आर से दिखाते हैं, इस आर का अगर हम इस धारा के साथ गुणा करते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं आई इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा आर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख देते हैं। और आप जानते हैं आंतरिक परपथ में जो बह रही धारा है वो हमारी आई होती है। तो इस आई का अगर हम क्या करते हैं, इस आर के साथ में गुणा करते हैं तो यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरीके लिख देते हैं। इन दोनों का अगर हम आपस में योग करते हैं तो इन दोनों का जो योग होता है वो विद्युत वाहक बल के क्या होता है, बराबर होता है। और इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, क्योंकि ये जो आपका यहाँ पर टॉपिक होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से हम क्या करने वाले हैं, कई सारे डेरिवेशन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह से अध्ययन किया है कि जो ओम का नियम होता है वो बराबर होता है किसके, तो यहाँ पर आप जानते हैं ओम का जो नियम होता है वो बराबर होता है V इक्वल टू यहाँ पर I इंटू यहाँ पर R के। तो इस प्रकार से हम क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने साइड में मेंशन किया है कि जो हमारा I इंटू कैपिटल R होता है ये बराबर किसके होता है, V के। तो I इंटू R की जगह पर यहाँ पर हम कैपिटल V रख देते हैं और इस प्रकार से यहाँ पर आपका चलता है I इंटू स्मॉल r। इसको यहाँ पर हम सेम एज इट इज यहाँ पे रखने वाले हैं। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, बाएं परपथ में जो आपका प्रतिरोध लगा हुआ है कैपिटल R, इसके सिरों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर होता है उस V का मान ज्ञात करने वाले
वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस v को यहीं पर छोड़ देते हैं और ये जो हमारा I इंटू आर होता है ये प्लस में होता है, इसको जब हम इधर लाएंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके लिखते हैं, v इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाता है विद्युत वाहक बल E माइनस यहाँ पर क्या होता है I इंटू आर। तो यही जो हमारा I इंटू आर होता है, अगर हम क्या करते हैं इस विद्युत वाहक बल में से घटा देते हैं तो इस पूरे का जो मान होता है वो इस कैपिटल V के क्या होता है बराबर हो जाता है। तो इस केस में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा I इंटू यहाँ पर स्मॉल r होता है, अगर हम इसको क्या करते हैं इस E में से घटाते हैं तो V के बराबर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर होता है कि जो हमारा E होता है इसका मान अधिक होता है और यहाँ पर जो V होता है इसका मान क्या होता है कम होता है। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरीके लिखने वाले हैं कि जो हमारा विद्युत वाहक बल होता है इसका मान क्या होता है अधिक होता है, क्योंकि इसी में से हम क्या कर रहे हैं I इंटू आर को घटा रहे हैं। तो ज़्यादा वाले में से आप क्या करते हैं कम वाले को घटाते हैं और इसको जब आप घटाते हैं तो उस केस में जो विभवांतर होता है जिसको हम भी कहते हैं वो क्या होता है आपका यहाँ पर इस E के बराबर हो जाता है, जिसमें से आप क्या कर रहे हैं I इंटू आर को घटा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइड में करके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं जहाँ आप कह सकते हैं जो विद्युत वाहक बल होता है इसका मान क्या होता है अधिक होता है और यहाँ पर जो बाएं परिपथ में लगा आपका प्रतिरोध होता है इसके सिरों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर होता है जिसको हम भी कहते हैं इसका मान क्या होता है छोटा होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि E का मान बड़ा होता है कि V का मान बड़ा होता है। नहीं तो आप जनरल तरीके से यहाँ पर याद रख सकते हैं कि जो बैटरी होती है इसके पास ही क्या होता है सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, तो इसका मान अधिक होगा, इसका मान क्या होगा कम होगा। ये आप सिंपल तरीके से यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर दूसरे पॉइंट बात करने वाले हैं कि इस परिपथ में जो बहने वाली धारा है, जिस धारा को यहाँ पर हम I कहते हैं, इसका मान हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 को लेकर चलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दूसरा पॉइंट लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I का मान। तो यहाँ से हम लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित धारा I का मान, I का मान। तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 से, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे समीकरण नंबर 1 मान रखा है। तो यहाँ से हम लिखते हैं E इक्वल टू का फॉर्मूला होता है स्मॉल I इंटू कैपिटल R प्लस यहाँ पर आपका होता है स्मॉल I इंटू स्मॉल r। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं इस I को बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इस स्मॉल I को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बचता है कैपिटल R प्लस यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल r। यहाँ से हम I का मान निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा I इक्वल टू का फॉर्मूला होता है E डिवाइड में यहाँ पर आपका हो जाएगा कैपिटल R प्लस यहाँ पर क्या होता है स्मॉल r। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं इस परिपथ में बहने वाली जो विद्युत धारा I होती है इस I का मान बड़े ही आसानी के साथ आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा विद्युत वाहक बल होता है कैपिटल E और यहाँ पर इस पूरे परिपथ में जो लगा हुआ प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध का जो योग होता है इन दोनों का अनुपात ही क्या होता है विद्युत धारा I के बराबर होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले इसके तीसरे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जहाँ पर भैया हम ज्ञात करने वाले हैं कि ये जो हमारा छोटा सा स्मॉल r प्रतिरोध होता है इस स्मॉल r प्रतिरोध का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको समीकरण नंबर यहाँ पर 2 मान लेते हैं। और यहाँ पर आप जानते हैं ओम के नियम के बारे में, तो यहाँ पर हम ओम का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर क्या करने वाले हैं अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ से हम I का मान निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे समीकरण 2 और यहाँ से जो आपका I का मान निकलेगा इन दोनों की आपस में तुलना कर लेंगे और तुलना करते ही आपको क्या मिल जाएगा इस स्मॉल r का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं प्रतिरोध जो हमारा होता है स्मॉल r, इसको हम यहाँ पे नंबर 3 करके लिखने वाले हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट होने वाला है क्योंकि यहीं से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका MCQ भी क्वेश्चन बनता है, साथ में आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और साथ में यहीं से आपका क्या होता है लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार होता है। तो इस स्मॉल के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन कंसेप्ट के साथ अध्ययन करना है और यहीं से आपका न्यूमेरिकल पॉइंट भी क्या होता है अच्छी तरह से तैयार होता है और यहीं से आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं प्रतिरोध स्मॉल r का मान। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले ओम के नियम के सूत्र अनुसार यहाँ से आपका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू I इंटू यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कैपिटल R। यहाँ से हम क्या करेंगे इस I का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एम्प्लाइज दैट करके
आई इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा वी बाई यहाँ पर कैपिटल आर होता है, और इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 2 और समीकरण 3 की यहाँ पर हम आपस में तुलना करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम नई लाइन से लिखने वाले हैं समीकरण 2 व समीकरण 3 से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये भी हमारा क्या होता है, आई के बराबर होता है वी बाई आर, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो आपका आई होता है बराबर होता है ई डिवाइड में यहाँ पर क्या होता है कैपिटल आर प्लस क्या होता है स्मॉल आर के। तो इन दोनों की हम क्या करेंगे, आपस में यहाँ पर तुलना करेंगे। जब हम तुलना करते हैं तो यहाँ से आप कह सकते हैं वी बाई जो आर होता है बराबर हो जाएगा किसके, ई डिवाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा आर प्लस यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल आर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समीकरण 2 को लिखेंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ई डिवाइड में फॉर्मूला चल रहा है आर प्लस यहाँ पर स्मॉल आर, और इधर साइड यहाँ पर आपका हो जाएगा वी डिवाइड में यहाँ पर कैपिटल आर। इन दोनों को हम क्या करने वाले हैं, आपस में तिर्यक गुणा करने वाले हैं। तो तिर्यक गुणा जब हम इसका करेंगे तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे ई इंटू आपका क्या हो जाएगा कैपिटल आर, और इस पूरे का गुणा हम क्या करेंगे वी के साथ करेंगे। तो यहाँ पर हम बराबर करके लिखेंगे वी इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा आर प्लस यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल आर। इसको अंदर में हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ई इंटू यहाँ पर कैपिटल आर, आपस में आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा v इंटू कैपिटल आर प्लस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा v इंटू स्मॉल आर हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं v, और यहाँ पर जो आपका r है इसको हम इधर साइड लाएंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा e कैपिटल r माइनस में यहाँ पे हो जाएगा v, और यहाँ से हो जाएगा कैपिटल R इक्वल टू यहाँ पर आपको बच रहा है v इंटू स्मॉल आर। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें से कैपिटल R को बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे e, और यहाँ पर आपको बचेगा v, और इधर साइड यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा कैपिटल R आ जाएगा इक्वल टू यहाँ पर आपको हो जाएगा v इंटू स्मॉल आर। अब हम क्या करेंगे, इस स्मॉल आर का मान निकालेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे स्मॉल आर इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ये जो v होता है विभवांतर, ये e के नीचे और v के नीचे यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। ये आपका गुणा में चल रहा है, तो इसको हम यहाँ पर कुछ इस तरीके लिख करके लिखने वाले हैं कि जो e होता है इसके नीचे यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा आपका v, और यहाँ पर आपका चल रहा है v डिवाइड में यहाँ से हो जाएगा v, और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर गुणा में आपका चल रहा है कैपिटल R। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं v से v आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी लोग को स्मॉल r का मान मिल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा E डिवाइड बाई यहाँ पर आपका V माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में आपका चल रहा है कैपिटल R। तो यही जो आपका फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछाता है कि इस स्मॉल r का जो मान होता है वो आप किस तरीके से ज्ञात करेंगे। और इस केस में आपसे ये भी पूछाता है कि जो आपका स्मॉल r होता है और यहाँ पर जो कैपिटल R होता है और यहाँ पर जो E होता है और यहाँ पर जो V होता है, इनके बीच में आप क्या कीजिए, एक संबंध स्थापित कीजिए। तो उस संबंध को आप इस तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार यहाँ पर पूछा गया है कि आपको क्या करना है, E और यहाँ पर जो आपका V होता है, यहाँ पर जो कैपिटल R होता है और यहाँ पर जो स्मॉल r होता है, इनके बीच एक संबंध स्थापित कीजिए। वो संबंध आपको क्या होता है, इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो यहाँ तक आप सभी लोग को इस पूरे टॉपिक के बारे में अच्छी तरह समझ आएगा। तो इस पूरे के बारे में एक बार आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में बताने वाले हैं, जहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं कि ये जो हमारा स्मॉल r प्रतिरोध होता है और यहाँ पर जो हमारा कैपिटल R प्रतिरोध होता है, ये श्रेणी क्रम में होता है कि समांतर क्रम में होता है, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जिससे आप सभी लोग का जो 60 क्वेश्चन होता है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो एक बार पहले आप इस पूरे को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अगर आप सभी लोग को किसी भी पॉइंट या किसी भी स्टेप में कोई समस्या या दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पूरे को आप एक बार यहाँ पर अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, या पूरे का आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने इस पूरे टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा, या आप सभी लोगों ने यहाँ पर इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ये जो हमारा स्मॉल r प्रतिरोध होता है और यहाँ पर जो हमारा कैपिटल R प्रतिरोध होता है, ये आपस में श्रेणी क्रम में होता है कि समांतर क्रम में होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर हम जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी लोगों ने क्लास 10th में अच्छी तरह से अध्ययन किया है प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में, और उस केस में आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो दो तरीके से होता है।
एक होता है श्रेणी क्रम और एक आपका होता है यहाँ पे समांतर क्रम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उनके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पर ज्ञान देते हैं, जिससे आपके सारे डाउट, सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं श्रेणी क्रम के बारे में। तो यहाँ से हम कुछ इस तरीके लिखने वाले हैं, श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम में आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं श्रेणी क्रम में, तब उस केस में इस पूरे परिपथ के अंदर में जो प्रवाहित होने वाली धारा होती है, उस धारा का मान क्या होता है, समान होता है। धारा के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर यहीं पर हम बात करते हैं समांतर क्रम के बारे में, तो यहाँ से हम दूसरा पॉइंट करके लिखने वाले हैं समांतर क्रम, जिसको आप पार्श्व क्रम भी कहते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं समांतर क्रम। और समांतर क्रम में आप जानते हैं कि जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है, उसका मान यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग होता है। उसका मान क्या होता है, आपस में परिवर्तित होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि समांतर क्रम में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है, उसका मान यहाँ पर क्या होता है, चेंज होता है, जिसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्मॉल आई से दिखाते हैं। तो इस केस में आप देख पा रहे हैं, इस पूरे परिपथ के अंदर में अगर हम बाएं परिपथ की बात करते हैं, अगर हम आंतरिक परिपथ की बात करते हैं, तो दोनों परिपथ में यहाँ पर क्या होता है, जो बहने वाली विद्युत धारा आई होती है, इसका मान क्या होता है, एक जैसा होता है। इसके मान में कोई भी चेंज नहीं होता है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर हम बाएं परिपथ की बात करेंगे, तो इस बाएं परिपथ में जो बहने वाली आपकी विद्युत धारा आई होती है, अगर इसका मान यहाँ पर क्या हो गया, 2 एम्पियर हो गया, तो यही 2 एम्पियर क्या होता है, बाएं परिपथ में भी चलता है और साथ में क्या होता है, आंतरिक परिपथ में भी आपका चलता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस परिपथ में जो बहने वाली विद्युत धारा आई होती है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस केस में आप कह सकते हैं, यहाँ पर ये जो आपका स्मॉल आर होता है और यहाँ पर ये जो आपका कैपिटल आर होता है, ये दोनों आपके क्या होते हैं, यहाँ पर श्रेणी क्रम में होते हैं। क्योंकि इस केस में आप देख पा रहे हैं, जो बहने वाली धारा आई होती है, इसके मान में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका स्मॉल आर होता है और यहाँ पर जो आपका कैपिटल आर होता है, दोनों आपस में क्या होते हैं, श्रेणी क्रम में होते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम क्या करने वाले, नोट पॉइंट में करके लिखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि जो हमारा कैपिटल आर होता है तथा यहाँ से लिखेंगे जो स्मॉल आर होता है, आपस में श्रेणी क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई कि ये हमारा समांतर क्रम में क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर समांतर क्रम में होगा तो धारा का मान हर जगह पर अलग अलग होगा। लेकिन अगर यहीं पर क्या होता है, धारा का मान पूरे परिपथ में एक जैसा होता है, तो उस केस में आप कह सकते हैं स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या होते हैं, आपस में श्रेणी क्रम में होते हैं। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को इसी पेंट करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तो अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं इसके और इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि भैया यहाँ पर जो हमारा टर्मिनल विभवांतर होता है और यहाँ पर जो हमारा विद्युत वाहक बल होता है, इन दोनों के बीच के संबंध के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा गया है। तो इसके संबंध के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। इसी के साथ आज का टॉपिक हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस पूरे टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरह से मार्क्स आ सकें और आप अच्छे मार्क्स यहाँ पर ऑब्टेन कर सकें। तो इसी के साथ वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर के साथ में, जहाँ पर आपको बताते हैं एक इंपॉर्टेंट संबंध के बारे में। तो उस वीडियो का आपका इंतजार रहेगा। उस वीडियो के बारे में आपको बेहतरीन कंसेप्ट और बेहतरीन बेसिक कंसेप्ट के साथ हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो इसी के साथ इसी का वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं।